जनाब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। देख लिया पूरी दुनिया, अब तो टाइम ही नहीं रहा भाई, एक हफ्ता रह गया, आप अभी भी मतलब सोचों में पड़े रहे हैं भाई। और दुनिया पता है ना, देखे। हम उन लोगों में से हैं तो जरा इतनी फैसिलिटीज नहीं है अवेलेबल कि आप महीनों और हफ्तों रख सकें, संभाल सकें, क्योंकि बड़ा मुशक्कत तलब काम भी है और फिर जानवरों का आपको बहुत ख्याल भी रखना पड़ता है, क्योंकि इस मामले में थोड़ी सी कोताही से आपको ज़ाहिर गुनाह भी होता है और फिर जानवर पे भी आपको पता है किसी किस्म की तकलीफ और इसे ईज़ा और अजियत नहीं दी जानी चाहिए। और इसलिए हम आखिरी टाइम पे फैसला करेंगे, बेसिकली 11th आवर जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल एंड में ही लेके आएंगे। अच्छा, एक चीज और मैंने कहनी थी कि जो जानवरों की हालत हुई है ना बिकॉज ऑफ द रीसेंट रेन्स एंड ऑल दैट, तो अगर आप लोगों के पास बेहतर जगह है रखने के लिए और जिनके पास ये सहूलत है तो ऑलरेडी ले आए, इतना भी एंड मोमेंट ना करें। आपका आई कैन अंडरस्टैंड, शायद वाकई इट विल बी डिफिकल्ट कि उसको रखा जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको सरफराज अहमद की बैलों की जोड़ी की तस्वीरें भी दिखाई, उन्होंने पूरी वीडियो भी दिखाई है, खासी स्लो मोशन, बड़ी ड्रामेटिक किस्म की वीडियो है। इस बारे में तो बात होगी, लेकिन और बहुत बातें, जैसे कि आप कह रही थी प्रोग्राम के आगाज में कि वीकेंड जरा भारी गुजरा है। कल आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन ऑक्यूपाइड कश्मीर और वो कह रहे थे हम लिटरली अंडर सीज हैं और हम पे कड़ी नजर रखी जा रही है और बहुत ही मुश्किल से वो फेसबुक पे भी रिप्लाई कर पा रहे थे। बहुत मुश्किल है वहाँ क्या सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। बिल्कुल, आपको एक दफा फिर बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी है और हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमेशा की तरह मफादात की खातिर दुनिया भारतीय मुजालिम पर चुप साधे है। मकबूजा वादी में 24 घंटों में शहीद कश्मीरियों की तादाद 11 हो गई है। शोपियां में शहीद नौजवान की नमाज जनाजा में हजारों अफराद शरीक हुए। फजा मुसलसल आज़ादी के नारों से गूंजती रही। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इत्तफाक किया गया कि भारत नाकामियों को छुपाने के लिए कोई खतरनाक ऑप्शंस और ऑपरेशंस कर सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। भारत मौक़ियात का शिकार हो गया है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल उनके हाथ से निकल चुकी है और अब वो किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तलाश में है। और आपको ये भी बताएं कि मकबूजा वादी की तशवीशनाक सूरत हाल के बायस हज़ारों सयाह, हिंदू यात्री, तलबा और पेशावर अफराद वादी छोड़ रहे हैं। श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज है, शहरियों की नकलो हरकत और इज्तिमा पर पाबंदी है। इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल फ़ोन्स, लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस भी मुअत्तल है। स्कूल और कॉलेज समेत तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। वादी में हुर्रियत रहनुमाओं से मुतालिक भी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की सेहत बहुत ख़राब है। वहाँ पे एक डेथली साइलेंस हुआ है, किसी को नहीं पता चल रहा है क्या मिस्ट्री है, क्यों इतनी ज़्यादा वहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है, इतनी ज़्यादा, बल्कि जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ओवर 50,000 जो हैं वो 2 दिनों के अंदर वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। यासीन साहब के बारे में भी बहुत खतरनाक रूमर्स आ रहे हैं और क्योंकि उनसे कोई राब्ता डायरेक्ट हो नहीं रहा। और आपको बताएं कि 2 कठपुतली साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला तक को भी नहीं बख्शा गया। इन समेत दीगर कश्मीरी रहनुमाओं को घरों में नज़रबंद कर दिया गया है और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमन के लिए लड़ने वाले मुंतखब नुमाइंदों को भी घरों पर नज़रबंद किया जा रहा है। कश्मीरी अवाम की आवाज़ बंद की जा रही है और दुनिया देख रही है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कई दीगर कश्मीरी रहनुमा भी नज़रबंद हैं। ओआईसी ने मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर कहा है कि मकबूजा वादी के हालात तशवीशनाक हैं। आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इससे पहले भारत की जानिब से कश्मीरियों पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के बाद पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल से नोटिस लेने का मुतालबा किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी सदर ने कश्मीर के मामले पर सालिसी की पेशकश की थी। वक्त आ गया है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को जुल्म से निजात दिलाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल की अपील की है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा कि यूएन मुबस्सिर ग्रुप ने सूरत हाल से मुताल्लिक रिपोर्ट दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया दिनों में फौजी सरगर्मियों में इजाफा देखा गया है। इसी पे हम बात करेंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ा सीरियस इशू है और हम समझना चाहते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मज़हर साहब, अब रीजनिंग हम सोच रहे हैं कि एकदम से, वैसे तो ये सारा होता रहता है कश्मीर में, लेकिन ऑब्वियसली वर्ल्ड प्रेशर आता है, चीज़ें ज़रा रुक भी जाती हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ है कि इतनी ज़्यादा एस्केलेशन हो गई है इन चीज़ों में?
शुक्रिया। देखिए, एक तो बहुत बुनियादी चीज हुई है कि अमेरिका का जो दौरा था वजीर आज़म इमरान खान का, वो भारत की तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ रहा। और पहली मर्तबा हमने देखा कि अमेरिकी सदर ने खुल के कश्मीर का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि मीडिएशन की भी बात की। और उन्होंने भारतीय वजीर आज़म के साथ अपनी मुलाकात को कोट करके ये कहा कि वो खुद भी इस मसले को हल करना चाहते हैं और उन्होंने दरख्वास्त किया। ये जो जुमला था, इससे भारत बौखला गया और भारत और खुद नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत और बीजेपी की हुकूमत जो है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट की बात हुई, इसलिए कि वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ नैरेटिव की बात करते थे। तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा और लगता ये है कि भारत की जो फौजी क़यादत है उसने भी ये दबाव बढ़ाया कि इसका कोई ना कोई जवाब देना चाहिए। और वो ये कहते हुए कि जी यहाँ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये सारी चीज़ें तो अब साबित हो गया कि वो चीज़ें अब उस तरीके से नहीं हैं जब एक ज़माने में माजी में ये इल्ज़ाम ज़्यादा शिद्दत से क्या किए जाते थे। तो अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही था। उन्होंने वैसे भी वो इलेक्शन जीत कर आए थे, उसी बयानिए पे इलेक्शन जीत कर आए थे, लेकिन जिस अंदाज में और जो बर्बरियत की मिसालें कायम की गई हैं, वो मेरा ख्याल है भारत की जमहूरियत पे एक तमाचा है। उन सारे लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत जमहूरियत कहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये भारत आप कह रहे हैं कि भारत की जमहूरियत पर एक तमाचा है। इस पे तो हम बात करेंगे कि आलमी सतह पर कितनी मौसर आवाजें इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, लेकिन ये बताइएगा कि इस मरतबा जो हो रहा है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। चाहे महबूबा मुफ्ती को देख लें या फिर उमर अब्दुल्ला साहब को देख लें, वो तो तहरीक आज़ादी कश्मीर में कोई बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स नहीं रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं में उमर अब्दुल्ला साहब का शुमार नहीं होता है। इस मरतबा ये भी हाउस अरेस्ट है। देखिए, यही चीजें होती हैं कि ये जब इस वक्त आज़ादी की तहरीकें चलती हैं तो फिर उसमें एक स्टेज ऐसी भी आती है कि जहां वो सारे लोग जो एक ज़माने में जो है भारत यात्रा की बात किया करते थे, भारत के साथ अलायंस की बात किया करते थे, अब वो भी आइसोलेट होते जा रहे हैं और वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि जो भी भारतीय सरकार कर रही है वो बर्बरियत है, वो इंसानियत सोच वाकयात हैं। और दुनिया बदकिस्मती से आज भी अगर देखें तो मुझे तो मायूसी हुई अक़वाम मुत्तहिदा के बयान पे, इसलिए कि आप इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भारत और पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करें, इसलिए कि पाकिस्तान ने ऐसी क्या बात की है पिछले चंद माह में जिससे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करे। यानी भारत के मज़ालिम को पाकिस्तान के साथ इस तरीके से जोड़ना कि दोनों ममालिक जो है तहम्मुल का मुजाहरा करें, यानी एक्सेप्टेबल है। इसलिए कि इस वक्त जी मज़हर साहब ये भी बताइएगा, वैसे तो हम सारी वॉइसेस की बात कर रहे हैं कि किस किसने कुछ कहा या नहीं। अमेरिका की तरफ से काफ़ी खामोशी है, ख़ास तौर पे अगर वज़ीर आज़म अमेरिका गए हैं और ट्रंप साहब खुद जो है प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने स्टार्ट की ये बात और उन्होंने इंटरवेंशन की बात की, तो अब उनकी खामोशी ज़रा अजीब सी लग रही है। नहीं हटे हैं। हद तो ये है कि खुद नरेंद्र मोदी का भी अब तक इस हवाले से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई है। भारतीय तर्जुमान की अलग बात है, लेकिन भारतीय वजीर आजम ने अब तक ये नहीं कहा कि उन्होंने ये बात नहीं की थी डोनाल्ड ट्रंप से। इसका मतलब ये है कि इस बात में कहीं ना कहीं कुछ हकीकत है। अब ये लग रहा है कि जो वहाँ भारत के अंदर मुझे लग रहा है कि भारतीय फौज जो है उसका बयानिया मुख्तलिफ नजर आ रहा है और शायद जो हुकूमत है वो शायद इस मसले को हल करना चाह रही है, लेकिन लगता ही है कि भारतीय फौज जो है वो उसी बर्बरियत की तरफ जा रही है। और मेरा ख्याल है कि ये जो इशू है क्लस्टर बम का, इसको ये कहना कि पाकिस्तान की तहम्मुल का मुजाहरा करे, ये मेरा पहले सियासी है पाकिस्तान के साथ। ये तो खासा मजे का खेज बयान है कि पाकिस्तान जो है तहम्मुल का मुजाहरा करे सूरत हाल के बाद। मज़हर साहब, हम अभी इससे पहले भी बात कर रहे थे कि अमरीकी सदर ट्रंप ने वजीर आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका पर मोदी के बारे में ये बताया जो उन्होंने था कि कश्मीर इशू पर ट्रंप को सालिस का किरदार अदा करने के लिए मोदी साहब ने भी कहा था। डायरेक्टली मोदी साहब की तरफ से इसकी तरदीद नहीं हुई है, उनका हाउस जो मर्जी कहता रहे, तर्जुमान की तरफ से कहा गया, लेकिन उनकी तरफ से डायरेक्ट निगेशन की बात आती रही जो उन्होंने नहीं किया। आपको लगता है कि कश्मीर में भारत अब ये जो भी कर रहा है दरअसल अपने वोटर को मुतमईन करने के लिए हो रहा है? दो चीजें हो सकती हैं। एक तो वोटर को मुतमईन करने की उससे ज्यादा इसलिए जरूरत नहीं है कि इलेक्शन जीत गए, अगले 5 साल के लिए वो यहाँ वहाँ हुकूमत करेंगे, वहाँ इस तरीके से तब्दीली तो नहीं आती, वो तो पूरा टेन्योर उनका रहेगा। अगर बीच में कोई बड़ा क्राइसिस आ गया तो अलग बात है। लेकिन एक तो
एक तो अपने बयानिए को मजबूत करना चाह रहे हैं, और दूसरा ये कि उन्हें ये खदशा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर बीच में इंटरवीन करता है, अमेरिका सीरियसली इंटरवीन करता है, तो कश्मीर का मसला कहीं ना कहीं वो हल की तरफ जाएगा। और उससे पहले वो अपना गुस्सा निकालना चाह रहे हैं, वो अपनी नफरत निकालना चाह रहे हैं, वो कश्मीरियों को उनकी आज़ादी की तहरीक की सजा देना चाह रहे हैं। वो उन कश्मीरी रहनुमाओं को, देखिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात करते हैं हमेशा से, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में है। उनके रहनुमा जो है, चाहे वो अली गिलानी हो जो चाहे ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, यासीन मलिक हो जिनका हमेशा से एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ रहा है, या मीर वाहिद उमर फारूक हो, ये वो लोग हैं जो सियासी हल चाहते हैं। आप इन लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो सियासी हल से ज़्यादा आगे की तरफ जाएं। आप सियासी हल तलाश नहीं कर रहे। वो हमेशा से पाकिस्तान भारत के दरमियान मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो हमेशा से कहते हैं कि कश्मीर का इनपुट उसमें होना चाहिए, लेकिन लगता ये है कि भारत की हुकूमत जो है, भारत की सरकार जो है, वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब एक ही मसले का हल रह जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा एक्सक्लूसिवली भारत के मज़ालिम के ऊपर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाए, वहाँ पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव करे। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम डिप्लोमेटिकली जितना हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, बदकिस्मती से हम नहीं हैं। जिन लोगों को जाके दुनिया को बावर कराना चाहिए वो लोग नहीं जाते, इररेलेवेंट लोग जाते हैं। इररेलेवेंट लोग हमारी कश्मीरी कमेटी में रहे हैं। हमें अब बहुत सीरियसली अपने इस इशू को देखना चाहिए। हमें ज्वाइंट सेशन भी बुलाना चाहिए, और ज्वाइंट सेशन में तकरीरों के साथ मौका ही ऐसा है कि सीरियसली ही देखना पड़ेगा इस इशू को। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब। मैं यूनाइटेड नेशंस का सोचती हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन किसके लिए लॉबिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, एटलीस्ट नजर तो डालें कि उधर हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है। कुछ अपनी तरह से भी सोचें कि एकदम से ये एस्केलेशन क्यों हुई है। सो यूएन शुड एक्चुअली डेफिनेटली डिसाइड एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। एक और पर्सपेक्टिव भी हम लेंगे, और हमें ज्वाइन किया है साबिक निगरान वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। लोधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा, कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की कार्रवाइयां अचानक से, यही हम बात कर रहे हैं कि तेज हो गई हैं, हालात अच्छे नहीं लग रहे, अचानक भारत को हुआ क्या है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, आम तौर पर जो तावीलें दी जा रही हैं उसमें तो ये कहा जा रहा है कि चूँकि अफगानिस्तान का मसला हल होने को जा रहा है और उसमें से भारत को बिल्कुल निकाल दिया गया है, और आने वाले चंद महीनों में हो सकता है उनका असर रसूख अफगानिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसका उनको कल्क है। उसके अलावा जब ट्रंप ने कश्मीर में आर्बिट्रेशन की बात कही कि मैं मदद कर सकता हूँ अगर दोनों मुल्क चाहें, और फिर एक बार नहीं 2 बार कहा, तो ये कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इसके अलावा भी एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत है। और अब जबकि चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि वो मकबूजा कश्मीर का जो स्टेटस है उसको चेंज करने जा रहे हैं, चाहे वो 35A को मॉडिफाई करें जिसमें बाहर के लोग आके वहाँ सेटल हो सकें, या जो स्पेशल स्टेटस है मकबूजा कश्मीर का 370 उनके शिक के मुताबिक, आइन की शिक के मुताबिक, उसको शायद छेड़खानी करें। तो वो जो रिएक्शन होना है अंदर से, कश्मीर के अंदर से, और जो रिएक्शन होना है पाकिस्तान की तरफ से, उसकी ये सारी पेशबंदी है। आप देखें कि पहले 10,000 फ़ौजी लेकर आए, फिर 25,000 और लेकर आए, बल्कि कहने वाले तो कहते हैं कि 1,00,000-1,25,000 के करीब एडिशनल वो फ़ौजियों को लेकर आए हैं। उसके अलावा उन्होंने LOC सारी गर्म की हुई है। तो बुनियादी तौर पे ये मुझे लगता है कि ये उनका जो अपनी प्लानिंग है, जो वो जिसका ऐलान करने वाले हैं 15 अगस्त को करें या जब भी करें, उसके रिएक्शन को अब्जॉर्ब करने के लिए सब कुछ। नईम साहब, सिर्फ मकबूजा कश्मीर ही नहीं, आज़ाद कश्मीर में भी जैसा कि आप तस्करा भी कर रहे हैं, भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी तारीख की बदतरीन सतह पर है, क्लस्टर एमिनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका नतीजा क्या निकल सकता है? ये पहले तो आपके नाजरीन को मेरा ख्याल पता चल गया होगा, क्योंकि कल से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि ये क्लस्टर बॉम्ब्स होते क्या हैं। बुनियादी तौर पे एक बड़ा आर्टिलरी का शेल जो है वो फेंका जाता है, उसके अंदर से छोटे छोटे काफ़ी सारे बॉम्ब निकलते हैं और वो फैल जाते हैं पूरे इलाके में, और उनमें फ्यूज़ लगे होते हैं, टाइम फ्यूज़, या तो वो कुछ आधे घंटे में फट गया, कोई 1 घंटे में, 4 घंटे में, या वो ऐसे होते हैं कि उनको छेड़ा जाए तो तब फटते हैं, कोई बच्चा खिलौना समझ के, जैसा कि हुआ भी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो जिनेवा का जो कन्वेंशन है लैंड माइंस का और क्लस्टर बॉम्ब्स का, उसके तहत ये ममनू है इसका इस्तेमाल सिविल आबादी के ऊपर, और वहीं पर उन्होंने किया है। तो इसका तो फौरी तौर पे पाकिस्तान को चाहिए कि
जो UN के ऑब्ज़र्वर हैं हमारी साइड पे कश्मीर के मतलब, उनको फ़ौरन ले जाके दिखा दिया होगा मेरा ख्याल है, और इसको लेकर जाएं इनकी तस्वीरों को और तमाम चीज़ों को अक़वाम मुत्तहिदा में मेरा ख्याल है ख़त लिखा है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, उसमें शायद इसका जिक्र हो। तो ये हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए बजाय इसके कि जाएँ और वो फ़ैसला कर लें कश्मीर का और उसके बाद हम फिर भागते फिरें। हमें पहले से ये सब कुछ करना है। अच्छा लोधी साहब, ऑब्वियसली इट इज़ नो सीक्रेट एंड द वर्ल्ड नोज़ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल की जड़ मसला कश्मीर है, और अब अमरीकी सदर जो हैं वो तस्फिया कराने के लिए तैयार भी हैं। भारत को मनाना भी अब उन्हीं का काम होगा। अगर कोई मना सकता है तो आई गेस अमरीका मना सकता है। अमरीका को फौरी तौर पर अब क्या किरदार अदा करना चाहिए? इस खित्ते में अमरीका का जो बड़ा हलीफ और दोस्त है वो भारत है, पाकिस्तान नहीं है। तो ऐसा कोई काम अमेरिका नहीं करेगा जिसमें भारत को कोई नुकसान और पाकिस्तान को फ़ायदा हो भारत के मुकाबले में। तो पहले तो ये चीज़ भूल जाएं। मेरा अपना ख्याल ये है कि मोदी और ट्रंप की मिली भगत है। मोदी ने जो ये फ़ैसला किया है कि वो इसको पूरे स्टेटस को तब्दील करेगा, क्योंकि उसने इसका जिक्र भी किया था, इसका वादा भी किया अपने लोगों से इंतखाबी मुहिम के दौरान। वो जब करेगा वो रिएक्शन होगा, उस वक्त हो सकता है वो कहें कि जी हमें कोई आर्बिट्रेशन हो जाए। और वो इस ज़मन में पाकिस्तान को दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि आर्बिट्रेशन सिर्फ अमेरिका और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं हो सकती, एक तीसरा फरीक है बहुत अहम, कश्मीरी। तो जब भी आप आर्बिट्रेशन की बात करें तो आपको कश्मीरियों को बिठाना पड़ेगा। पाकिस्तान, कश्मीरी, भारत ये बैठेंगे, ये फरीक हैं। दूसरी तरफ के आर्बिट्रेशन करनी किसको चाहिए? मेरा ख्याल सिर्फ अमेरिका के हाथ में ये काम नहीं हमें देना चाहिए। इसका एक कंसोर्शियम होना चाहिए मुल्कों का, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, टर्की या इस किस्म के कोई मुल्क होने चाहिए, ताकि हमारा भी कोई इंटरेस्ट लुक आफ्टर करे। अगर आपने अमेरिका पर छोड़ दिया तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ, इंडिया का इंटरेस्ट लुक आफ्टर करेगा। नईम साहब, मकबूजा कश्मीर में जो तेज़ी से हालात बिगड़ रहे हैं, ये तो पूरे खत्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा सकता है मामला। पाकिस्तान सिफारती सतह पर किस तरह ये मामला हैंडल करे? सब नज़र आ रहा है कि वो कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो हमें पहले ही प्रीएम्प्ट करना चाहिए। और भारत को इससे बात रखने के लिए सलामती कौंसिल में चीन की मदद से कोई करारदाद ले आने चाहिए कि जी कश्मीर का स्टेटस चेंज करने की कोई भी कोशिश जो है वो दोनों मुल्कों में से कोई नहीं करेगा। ये करारदाद लेकर आनी चाहिए। और उसके अलावा ये है कि ये जो हम देखें, ये तो हम समझते हैं कि जब वो गोलाबारी हमारे सिविलियंस पर करते हैं तो हम तो जवाबी गोले उस तरीके से उस तरफ उनके सिविलियंस पर नहीं, वो तो हमारे बहन भाई हैं जो कश्मीरी उस तरफ भी रहते हैं। तो इसलिए जो आपको नज़र आता है ना कि वहाँ से 100 गोले आते हैं और हम सिर्फ 2 दागते हैं, तो हमारे वो 2 गोले जब सही ठिकाने पे जाके लगते हैं, इसीलिए वो रोते हैं कि ये हमारे सिपाहियों को मार दिया और ये कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सफारती सतह पर भी और फ़ौजी सतह पर भी ना सिर्फ तैयारी करनी चाहिए बल्कि प्रीएम्प्ट करना चाहिए। और उनका कोई भी ख़तरनाक वार इससे पहले कि वो वार कर जाएं, हमें उसका जवाब जो है कहीं ना कहीं दाखिल भी कर देना चाहिए, मिलिट्री लेवल पे कोई जवाब दे भी देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और साबिक निगरान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब कह रहे थे और प्रीएम्प्ट करने की बात कर रहे थे। ऑब्वियसली उनकी तो यही सजेशन लग रही थी कि हमें पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान फोर्सेस को भी प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रीएम्प्ट करना चाहिए। पता है कि आगे से क्या हो रहा है, सो मे बी हमें पहल करनी चाहिए। लेकिन जो हो रहा है ख़ासतौर पर जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया क्लस्टर बॉम्ब्स का, मतलब बिल्कुल इसीलिए हो रहा है ताकि ये दहशत मचे, ये दहशत हो और इनोसेंट लाइफ जो हम बता रहे हैं, द नंबर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उनमें भी इजाफा हो। इट इज़ जो भी हो रहा है पूरी दुनिया में उसे दिखाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, चाहे लोकल न्यूज़ मीडिया हो अक्रॉस द बॉर्डर हो या इधर हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ मीडियम्स हो, सब जगह कश्मीर की बात एटलीस्ट ज़रूर की जा रही है। अब्दुल्ला, एक और जो ख्याल आ रहा था, क्लस्टर बॉम्ब्स की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले पैलेट गन्स की हमने बात की थी, जहाँ कितने सैकड़ों जो कश्मीरी हैं और बच्चे बूढ़े, आप जिसको भी नाम लें, वो अपनी बिनाई उन्होंने खो दी थी। तो ये बड़ा ही मैं क्या कहूँगी प्लान्ड किस्म का तरीका है कि कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जाए और उनकी जनरेशन्स को भी तबाह किया जाए, और दुनिया को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये हैरानकुन बात मुझे लगती है। लेकिन जो मर्जी हो जाए, ये जितने जुल्मों सितम ढालें, जो मर्जी कर लें, ये जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है ना, ये हर गुजरते दिन के साथ और
जोर पकड़ेगी और इसको और तक़वियत मिलेगी, क्योंकि लहू का एक एक कतरा जो इस तहरीक में शामिल होता रहता है वो इसमें नई एनर्जी और नई रूह फूंकते हैं। और ना ही हम इस बात को जाने देंगे, तो लिहाजा हम इस बात को बिल्कुल इसके ऊपर बात करते रहेंगे, रोज बात करते रहेंगे until and unless something is done. In the meantime, let's move on. एक और बड़ी ही अच्छी clean कराची at the same प्लीज time. यस एक कैंपेन, एक मुहिम मैं कहूँगी जो कि जिसका ऐलान हुआ है, अज़्म हुआ है कि अब उसको शुरू करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कल जियो की एक बहुत लंबी ट्रांसमिशन भी हुई है जियो न्यूज़ की। कराची को कचरे से पाक करने की मुहिम शुरू हो गई है और सिर्फ हुकूमती ही नहीं, शहरियों को भी भरपूर हिस्सा लेना होगा। और इस वक्त शहर में ऐसा कोई निज़ाम नहीं जहाँ शहरी कचरे और गंदगी की शिकायत कर सकें। टाउन नाज़मीन तक अव्वल तो अवाम की रसाई नहीं है, ये तो बिल्कुल वो बात है जो कि हम सारों को पता ही है, लेकिन अगर किसी तरह उनसे रब्ता हो भी जाए तो एक ही जवाब मिलता है, फंड्स नहीं है, फंड्स की कमी है। सफाई मुहिम को कामयाब बनाना है तो एक हेल्पलाइन कायम करना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ शहरी कचरे से मुतालिक अपनी शिकायत जो हैं वो दर्ज कराएँ और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि शहरियों की शिकायत दूर हों। जीने दो कराची के इन्वान से जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने शहर क़ायद को सफाई करने का अपना आज़म शहर क़ायद की सफाई करने का अपना आज़म दोहराया। देखिए उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली। 5 बड़े नाले और 6 जो फीडर नालाज हैं, उनका जो एस्टिमेट बना है वो आया तकरीबन 175 करोड़ रुपए। मैं कोई फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा, ये पैसे मैं खुद ही रेस कर दूंगा इंशाल्लाह। कि आपका शहर है, आपने साफ करना है, मैं आपके साथ, मैं सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए आया हूँ। अगर आप भी खुद इस मुहिम का हिस्सा बने, इकट्ठा करें, कचरा डंपर तक ला दें, हम डंपर से लेके खुद जाके वहाँ डिपॉजिट करा देंगे। ये सारी कल डिस्कशन हुई है और आपको बताएं कि इसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए अली ज़ैदी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया है। अली ज़ैदी साहब का मुझे फ़ोन आया था और मैंने उन्हें बहुत क्लियरली कहा था कि जी बिल्कुल हम मदद किया, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने एक कंडीशन कह लें या अपनी एक ख्वाहिश कह लें, उसका इज़हार मैंने किया था। और मैंने कहा था कि ये काम तभी होगा जब आप और हम साथ बैठ के एक अच्छे माहौल में काम कर सकें। अगर आपकी ज़बानें जहर उगलती रहीं तो कोई भी काम मैं सामने आपको कह दूं लेकिन दिल से नहीं कर सकूंगा। मेयर कराची वसीम अख्तर भी वफाकी हुकूमत के शाना बशाना काम करने के लिए तैयार है। कराची इन 70 सालों में 3-4 दफ़ा इंक्रोच हुआ है और जो इन्फ्लक्स हुआ है पूरे मुल्क से इस शहर में, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 10 लाख या ज़्यादा 50 लाख का बना हुआ होगा। 3 करोड़ लोग रहते हैं, किसी ने तवज्जो नहीं दी कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो। फेडरल कंट्रोल लैंड भी हैं यहाँ, उस पर इंक्रोचमेंट आज भी हो रही है। आपको ये भी बता दें कि ट्रांसमिशन के दीगर शुरा ने मुहिम की हिमायत करते हुए शहर की सफाई के लिए मुस्तकिल निज़ाम का भी मुतालबा किया है और मुख्तलिफ फ़नकारों और दीगर मारूफ शख्सियात की जानिब से भी मुहिम की हिमायत का सिलसिला जारी है। मज़हर अब्बास साहब ने हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, हाउ डू यू फाइंड दिस ये जो मुहिम, एक नई लहर आई है, नई जान आई है इस मुहिम में आफ्टर कराची का जो हाल हुआ है रिसेंट बारिशों के बाद, क्या इसमें आपको मुख्तलिफ नजर आ रहा है? फ्रैंकली इस किस्म की बातें तो पहले भी होती रही हैं। देखिए, मुझे तो अफसोस ही होता है कि कराची के कचरा साफ करने के लिए हमें एक तकरीब करनी पड़ती है। उस तकरीब में हमें वजीर आला को भी बुलाना पड़ता है, वजीर आला से भी बात करनी पड़ती है, मेयर कराची से भी बात करनी पड़ती है। अली ज़ैदी साहब भी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि ये वफाकी हुकूमत का मसला नहीं था, सिर्फ सिटी गवर्नमेंट का मसला था, ये कहना गलत है। इसकी वजह ये है कि यहाँ वफाकी इदारे भी मौजूद हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कराची कोई 60 से 70% जो है अपना शेयर वफाक को देता है, तो वफाकी हुकूमत इससे बरीज़िम्मा नहीं हो सकती। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी, ये बात ठीक है कि बुनियादी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत और सिटी गवर्नमेंट की थी, इसलिए ये नहीं हुआ। देखिए, कराची की बदकिस्मती ये रही है कि कराची वाहिद शहर है कि जहाँ सह फरीकी मसला खड़ा हो जाता है। जब भी कराची के कोई बात आती है, जब भी कराची को साफ करने की बात आती है, कराची को फंड देने की बात आती है, तो वफाक का अपना मौक़िफ़ होता है, सिंध का अपना मौक़िफ़ होता है और शहरी हुकूमत का अपना मौक़िफ़ होता है। सिंध गवर्नमेंट का मुराद है।
और सिटी गवर्नमेंट का अपना मौक़िफ़ होता है। जब तक यक ज़बान होकर बात नहीं की जाएगी, और देखिए ये मुहिम शुरू हुई है बदकिस्मती से, कल मैं सुन रहा था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, बुनियादी नुक्ते से हम काम शुरू ही नहीं कर रहे। क्या है मज़हर साहब आपकी नज़र में? सबसे पहले तो जिस वजह से ये कचरा जमा हो रहा है, ये गटर बंद हो रहे हैं, ये नाले भर रहे हैं, आपने क्या उसको खत्म करने के लिए कुछ किया? यानी प्लास्टिक बैग्स की बात होती है, हम करते क्या हैं? जब हम गुटखा के खिलाफ मुहिम शुरू करते हैं तो हम दुकानों पे छापे मारते हैं, उस फैक्ट्री पे छापा नहीं मारते, उस फैक्ट्री को नहीं बंद करते जहां से गुटखा बनता है। प्लास्टिक बैग्स को अगर आपने खत्म करना है तो जहां प्लास्टिक बैग्स बनते हैं सबसे पहले तो उन फैक्ट्रीज को आपने बंद करना है। ह्यूज इंडस्ट्री एट द सेम टाइम ना, 6000 फैक्ट्रियों, उसमें लाखों लोग काम करते हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है बतदरीज ही हो सकता है, एकदम से तो नहीं बंद किया जा सकता सारा। तो दिए जा सकते हैं ना कि पेपर बैग्स पे चले जाएं, मतलब वो उन्हीं लोगों को एम्प्लॉय रखें, देयर कैन बी अ लॉट मोर कैन बी डन। जी मदर साहब, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप आज FWO के जरिए आप 2 हफ्ते में 15% 20% काम कर लेंगे, गटर साफ कर लेंगे, वो गटर फिर बढ़ जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका। मज़हर अब्बास हम हमारे साथ मौजूद थे, और उस दिन जो हमारे साथ दीगर मेहमान मौजूद हैं ऑन फ्राइडे, यही बात करते रहे हैं कि जनाब ये इतनी बड़ी बड़ी जो हाउसेज हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, अगर वही प्लास्टिक बैच को डिस्करेज करना शुरू कर दें तो एक मेजर डिफरेंस हमें नजर आएगा। ऑब्वियसली जो आपने इंडस्ट्री की बात की है, वो तो कोई भी काम हो रहा हो पाकिस्तान में ऑलरेडी मतलब सैचुरेटेड पॉइंट तक लोग होते हैं, बिकॉज जॉब्स कम है, तो इस इंडस्ट्री में भी होंगे, लेकिन जब तब्दीली लानी है, कोई डिफरेंट करना है, तो फिर कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। आपको याद है ना, लाहौर की अगर बात करें तो पतंगे और डोरें, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, इससे भी हजारों लोगों का कारोबार मुंसलिक था। जब वो खत्म हो सकता है तो ये भी जिंदगी और मौत का मसला है, ये भी खत्म होना चाहिए। प्लास्टिक वो खत्म होने का वैसे वो बेहतर तरीके से भी हो सकता था, अभी तक मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ये भी बेहतर तरीके से हो सकता है। अब आप मुझे ताने देना बंद करेंगे? मैं और इतना अच्छा मौका मुझे मिला वो ताने देने का, और मैं उसको छोड़ दूं, कैसे हो सकता है? समझ आ गई होगी, कुर्बानी के जानवर की बात हो रही है, लेकिन अब्दुल्ला की कुर्बानी की है, हम अब्दुल्ला की कुर्बानी, उसके हम बाद में बात करें। कुर्बानी हो चुकी है, 2 साल हो गए। ये भी एक चीज है जो कभी यूज नहीं करनी चाहिए इस टोन में, बट एनीवे बात हम कुछ और कर रहे हैं। ईद उल अज़हा के करीब आते ही सब लोग ईद की तैयारी में लग जाते हैं, और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी से लेकर कुर्बानी तक हर काम बहुत ही दिल जमी से किया जाता है। माशाल्लाह हुमा तो टहला भी लेती हैं जानवरों को, अक्सर आप कभी देखें। Why not? हर कोई कर रहा होता, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मोहल्ले में रस्सी लेके अकेले घूम रही होती हैं, वो चौक तक फिर वापस लेके आती हैं। ऐसे में जनाब हमारे कौमी हीरो हैं सरफराज अहमद, ये कहाँ पीछे रहने वाले हैं? कराची में तो वैसे आपको पता है ना, बड़ा मुझे लगता है कि ट्रिपल शॉप होता है कुर्बानी का। कराची अगर आप लाहौर से किसी और, नहीं कराची में मुझे लगता है इट्स रियली फेस्टिव, बड़ी ईद इज रियली फेस्टिव, इट्स प्रॉब्ली मोर फेस्टिव इन कराची देन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा जी, सरफराज अहमद की ही बात हो रही है, तो उन्होंने कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर खरीद लिए हैं, और अपने ट्विटर पैगाम पर कप्तान सरफराज अहमद ने कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें जो हैं वो शेयर करते हुए लिखा कि तैयारियां मुकम्मल हैं, स्टेज सज चुका है, बस ईद कुर्बान का इंतजार है, और हमारे बछड़े भी कुर्बान होने को तैयार और बेताब है। हाँ, फिर उनको तैयार किया जाता है, उनकी टेक केयर की जाती है, तो ये बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स पीपल हु हैव द मींस, द स्पेस, हु कैन अफोर्ड टू डू दैट, तो वो ही कर सकते हैं, अनलाइक सम अदर पीपल जिन्होंने अभी तक ले लिया नहीं लिया। कब से हम आपको वो 3 ऑप्शन दे रहे हैं, दिखाई मुझ पे तो बार बार प्रेशर आ रहा है, प्रेशर का दबाव जैसे कहते हैं ना कि नहीं लिया। आपने क्या लिया? बताया तो है, कुर्बानी जो है वो लाहौर में होती है, एग्जैक्टली, तो पूरी फैमिली के साथ होती है। वो मेरा तो उधर सिलसिला है ना, तो आपका इधर सिलसिला है। तो जनाब हम ऑप्शंस, अच्छा जी, आप लोग मुझे फाइनल कर दें, बस आज आप फाइनल कर ही दें, आप ऑप्शन ए दिखाएं कर दे फाइनल, वरना आप ही पे इल्जाम आएगा। ऑप्शन ए इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ना ही दिखाएं सरफराज के, अब सरफराज के जानवरों के सामने ये बिल्कुल कोई ऑप्शन। अब्दुल्ला ये प्लीज, ओ माय गॉड, स्पॉटी, मेरे वोट स्पॉटी पे थे? नो वे, नहीं, मैंने अपने वोट्स वापस ले लिए सारे। मेरा ख्याल है दोबारा से सर्च पे निकलना पड़ेगा, है ना? ये तो ऑप्शन सी भी दिखा दें, मेरा ख्याल है। नहीं, ये अभी भी ठीक लग रहा है, ये ठीक है मेरा ख्याल है। हालांकि आई वाज अगेंस्ट ऑप्शन सी, बट नाउ इट फील्स लाइक ऑप्शन सी ही बेहतर है। ऑप्शन सी ही बेहतर है, तो मेरा ख्याल है कि इसी को तकरीबन लॉक कर देते हैं। अब हमें मजीद 5 वोट्स और आ गए ना ऑप्शन सी पे, तो आज हम इसका एडवांस कर। ऑलराइट जी, बहुत सी बातें करनी है, मामले पे तो हमने तफसील से जरा बात करनी है। आई थिंक इट इज एंटरटेनिंग, एंड क्या
और अगर कोई चीज देखिए, कोई भी चीज है उसको गलत तरीके से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि बैन करते जाओ, बट एनीवे ये सारी जो चीजें हैं YouTube को भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे क्या नहीं हो रहा, मतलब उसके बाद तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर बिकॉज एक और टॉपिक जिसके ऊपर हमारे गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम काफ़ी अरसे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस पे कि औरत की उम्र आखिर हर दौर में मसला क्यों बनी रहती है हमारे माशरे में। जब लड़की 20 से ऊपर होने लगती है तब ये मसला शुरू हो जाता है। हर किसी ने ये फील किया होगा, कितनी उम्र हो गई, कब शादी हो गई, ये इस किस्म के सवाल आते रहते हैं। ज़्यादा उम्र हो गई है, अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, मतलब यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग। अच्छा, ये कब तक घर बैठी रहोगी, ये भी एक होता है। ये सारी बातें हो जाए ना तो शादी हो भी जाए तो भी सुकून नहीं आता। पहले ये सवाल होता है कि भाई कब शादी होगी, शादी क्यों नहीं हो रही, फिर जब शादी हो जाती है तो फिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बेटियां हो रही हैं, बेटा कब होगा, भाई हमें क्या पता कब होगा। तो खवातीन जरा तैयार होती हैं तो और खुद को फिट रखती हैं तो मौके की मुनासिबत से अगर मेकअप वगैरह कर ले तो कहने लगते हैं अगर वो बड़ी उम्र की हो तो देखो जरा बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मतलब बुढ़ा घोड़ा किसी ने कभी किसी को नहीं कहा होगा, बुढ़ी घोड़ी, एवरी कॉनोटेशन इज अबाउट अ वुमन। एनीवे गो ऑन। तो जनाब कहीं ना कहीं ये सारी बातें हम सब ने सुन रखी हैं और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ज्यादातर ऐसी बातें खवातीन ही एक दूसरे के लिए करती नजर आती हैं, लेकिन इन बातों का वो जवाब अब सामने आने लगा है जो पहले नहीं आया करता था। अब लोग रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, अब लोग बात करने लगे हैं और अगर कोई इस किस्म की बात उन्हें या चोट करता है तो उसका जवाब भी उन्हें सुनना पड़ता है। अब हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि गुज़श्ता दिनों अदाकारा माहिरा खान के बारे में सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल साहब का बयान आपको याद है जिससे एक तूफान सा आ गया, लेकिन इसमें खुश आइंद पहलू ये सामने आ रहा है कि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग फिरदौस जमाल साहब के बयान की मजम्मत कर रहे हैं और माहिरा खान की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उस मामले ने टर्न लिया वो और ज़्यादा नाखुशगवार था कि एक और स्टेप फर्दर जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि बैन कर दो और ये कर दो और वो कर दो। बिल्कुल, हम उस कंट्रोवर्सी में भी नहीं जाएंगे कि फिरदौस जमाल माहिरा खान ने क्या कहा, बट ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे कि जनरल बात करना चाह रहे हैं, जैसे कि मर्द 40 से ऊपर होकर भी हीरो बना रहता है और बन भी सकता है और औरत 30 से ऊपर हो जाती है तो माँ के रोल में क्यों आए भाई, बल्कि वो तो 20 साल की थी तब से वो माँ के रोल्स भी कर रही हैं। हम सब अगर अच्छा एक बात बताऊं या फिर क्या, एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि माहिरा खान हमारी सुपरस्टार हैं, हम सब बहुत चाहते हैं, वी लव हर, शी इज़ इंडीड द मोस्ट स्टनिंग एक्ट्रेस दैट वी हैव इन द इंडस्ट्री, लेकिन माहिरा खान के बारे में शायद लोग ज़्यादा टची हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड ऑल। हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारा साइमा टिल डे एंड एज वो हीरोइन आती हैं और आती रही हैं एंड पीपल हैव लव्ड हर एंड पीपल हैव शावर्ड लव ऑन हर। उनकी जो भी फिल्म देख लें उठा के वो सुपर हिट रहती है और किसी ने उनको ये नहीं कहा, वो भी जाहिर है आपको पता ही है कि एज फैक्टर में है। तो ये क्यों हम सेलेक्टिवली किसी के बारे में सेंसिटिव हो जाते हैं और किसी के बारे में नहीं होते। जिसमें मैं आपकी जरा तवज्जो लाती हूँ कि 40 साल के मर्द को तो अच्छा रिश्ता मिल सकता है, लेकिन 30 साल की लड़की के लिए, और 30 साल की मैं लड़की ही कहूँगी, वो औरत नहीं होती, 30 साल की लड़की के लिए रिश्ते आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा बहुत सी चीज़ें इस किस्म की हो रही होती हैं। वी कुड एक्चुअली गो ऑन एंड लिस्ट देम। वी हैव अ कपल ऑफ पीपल विद अस जिनके साथ हमने ये बात करनी है और सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत ही अच्छा बोलती हैं और बड़ी ओपिनियनेटेड भी हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी आप देखें नादिया हुसैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, शी इज़ अ सुपर मॉडल, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसेस हैं इनके मेगा सक्सेसफुल हैं और सबसे अच्छी बात है कि जो चीज़ अच्छी ना लगे ठक करके बोल देती हैं उसके बारे में, चाहे वो इंस्टाग्राम पे किसी कमेंट का जवाब हो या फिर लाइव कोई बात हो। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लॉयर हैं, अनीला जावेद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आई गेस अनीला चूंकि हमारे साथ स्टूडियोज में बैठी हैं तो यहाँ से कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट कर लेते हैं। नादिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एज वेल। अनीला, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? जो हमने सारी बातें की हैं, आपका अपना ज़ाती पर्सपेक्टिव क्या है इस बारे में? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आज जो ज़माना है और पाकिस्तान जिस तरह से अभी प्रोग्रेस कर रहा है उसमें हमारी औरत जो है आज प्रोफेशनल लाइफ में है, शी इज़ प्लेइंग डिफरेंट रोल्स एंड शी हैड बीन वेरी ऑसम। अगर आप देखें कि 95 से अभी तक हमारी जो लेबर फोर्स है हैज़ चेंज फ्रॉम द 12% टू गॉन अप टू अराउंड 22%, तो उसमें एक बहुत सारा रोल प्ले कर रही हैं, फिर दे आर कमिंग फॉरवर्ड। अब ये टाइम है कि हम उनको ना सिर्फ रिकग्नाइज करें बट ये छोटी छोटी चीज़ें, और आई वुड से दिस इज़ काइंड ऑफ अ गॉसिप एंड इज़ वेरी नॉमिनल कि एक औरत को उसकी अकॉम्प्लिशमेंट को उसकी एज से जज किया जाए। एक तो ये बात है, और दूसरा मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन हैं वो ख़ुद एक दूसरे को अगर सपोर्ट करें,
इन अ वे कि एक सास ही होती है जो कहती है कि लड़की ओवर एज हो गई है या उसकी अपनी माँ कह देती है, सास तो बहुत दूर की बात है। सास तक तो सारी खवातीन अगर मिल के ये डिसाइड करें कि अब ये टाइम है कि हमने प्रोग्रेस करना है और हमें इन चीज़ों से ओवर ग्रो करना है, बिकॉज इंटरनेशनली एज इतना बड़ा फैक्टर नहीं है और हम अभी भी अपने कल्चर में अपनी औरत को वो जगह नहीं देते जो उसको मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए। तो यहाँ एक सपोर्ट वाला मामला जो है, आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ऑल द वुमेन शुड सपोर्ट ईच अदर, वी शुड लेट द प्रोग्रेसिव वुमेन मूव फॉरवर्ड, accomplish their own space, particularly about the case that we're talking about कि मायरा खान जो है वो एक आइकॉन है, इंटरनेशनली वो रिकग्नाइज हैं। अब वो अगर देखने में उनकी एज का कोई, मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये कहें कि उनकी ये या ये एज है, एज फार एज शी कैन कीप अप विद हर लुक्स, एज फार एज शी डिलीवर्स व्हाट इट टेक्स, तो उस क्राइटेरिया पे जज होना चाहिए। बिल्कुल अनिला, उम्र की जो हम बात कर रहे हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, ये जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा दिल को तसल्ली देने के लिए मैं लोगों को ये भी बता दूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, women are persecuted because of this age all over the world। नादिया, आपके पास आऊंगी। बड़ी अफसोस होता है मुझे सुन के कि जो एक बच्ची पैदा होती है, अपने घर में होती है, उसको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि बस अभी ये तुम्हारा घर नहीं है, तुमने अगले अपने घर जाना है। वो अपने घर जाती है, वो भी पता नहीं उसका बनता नहीं है। उसके बाद फिर उस लिमिटेशन लगा दी जाती है कि तुम्हारे पास 25 साल है, जो जिंदगी में कमाना है, बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है, खुश करना है, मतलब वॉट एवर इट इज, यू हैव पूरे लिमिटेड 25 साल टू डू इट, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। How unfair it is कि एक लड़की को उसी तरह ग्रो अप होना पड़ता है with this limitation in her head already। Hello। जी नादिया, आपसे पूछ रही हूँ। Yeah। I think it's totally unfair because मतलब कि हर एक में जो है वो डिफरेंट किस्म का टैलेंट होता है एंड आप विथ टाइम विथ एज बीइंग इन द इंडस्ट्री आप जो है वो अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपने आप को हर तरीके से इस काबिल बनाते हैं कि आप जो हैं वो बेहतर करें। सो एज के ऊपर तो बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं, एज के ऊपर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। इट शुड जस्ट बी अबाउट द टैलेंट कि उसमें टैलेंट कितना है और वो कितना जो है वो सक्सेसफुल है एज एन आर्टिस्ट। अच्छा नादिया, आई डू वांट टू ब्रिंग इट हेयर, खास तौर पे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली जो भी एनीबडी हु इज इन द पब्लिक, हु इज अ पब्लिक फिगर, हु इज इन द पब्लिक आई, उस पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और लोगों की क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा हो जाती है। बहुत से लोगों से हमने बात की, बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं, आप भी जानती हैं इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो ये एक्नॉलेज करते हैं कि जब उनको रोल्स भी ऑफर होते हैं, जब कोई काम भी, इंडोर्समेंट्स भी ऑफर होते हैं, तो ठक करके आराम से विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये चीज़ बुरी चीज़ों में काउंट होती है, एज की बात आ जाती है। बेशक वो प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, बड़े आराम से कह देते हैं। अगर 30 साल की लड़की होगी तो वो कहेंगे नहीं जी, आपके लिए रोल के लिए आप बहुत ओल्डर हैं, हम तो 18 साल की लड़की रखे, मतलब ऑलरेडी 30 साल को वो ओल्ड बना देते हैं। तो अगर 18 साल की लड़की का रोल है तो ठीक है, 18-20 की करने दें, 30 साल की लड़की का नहीं, 18 को वो 20-21 का रोल करवा देंगे और 30 को 50 का करवाएंगे। नादिया, यू नो बेटर। Yes। I think ये definitely change होना चाहिए even in our dramas, क्योंकि जो हमारे ड्रामास हैं वो जबरदस्ती यही चीज दिखाते हैं कि जी यंग एज में शादी हो गई, और जो वो यंग एज की शादी हुई है तो जब वो लाइक 30-40 साल की है तो उसका जो है वो मतलब कि लाइक 20 साल का बच्चा भी हो सकता है। एंड इट्स लाइक कि क्यों आप इस चीज को इतना जो है वो पुश करते हैं कि जी एक यंग मदर है और उसकी जो है वो शादी भी यंग में एज में हुई है, 17-18 साल में शादी हो गई, तो बिफोर शी इवन हिट्स 40 शी हैज अ 20-year-old सन। अब ZQ को देख लें, वो कहाँ से लगती हैं कि वो एक 20 साल की लड़की की वालदा, कहीं से नहीं लगती हैं, आई वंडर। लेकिन जितने भी ड्रामे देख लें, अब ये लड़कियां ही कहूँगा मैं इन्हें, जो अभी की बात है कि सुपर मॉडल या जबरदस्त हुआ करती थी, रैंप पे भी छाई होती थी, आपके साथ फोटोशूट्स में भी नजर आती थी, अब उन्हें 20-20, 22-22 साल की लड़कियों की अम्मियों का रोल मिल रहा है और वो टीवी पे आई वंडर कि वो एक्सेप्ट भी कर रही हैं और लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा वैसे वो कह रहा है। नहीं देखिए, ये बेसिकली काम तो जिसको करना है वो तो करेगा, ठीक है ना। अब वो उनकी मर्जी है कि भाई ठीक है वो करना चाहती हैं, शी इज ओके विद इट, सो फाइन, आई मीन देयर इज नो हार्म इन काइंड ऑफ डूइंग दैट, बट इस चीज को इन योर फेस रब करके किसी एक
कमेंट देना एंड बोलना कि जी नहीं ये तो मतलब बहुत बड़ी हो गई है और अब इसको मेन लीड रोल नहीं करने चाहिए, तो वो एक आई वुड से मतलब कि सही बात नहीं है। ये जहाँ पे अगर आपको काम मिल रहा है आप बिल्कुल। अनीला, आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में लाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, किस तरह ख़वातीन को आप मोटिवेट करेंगी? और चूंकि हमने पहले फिरदौस जमाल और ने जो साहब ने जो माहिरा खान के बारे में कहा, अगर तो वो सिर्फ एक्टिंग तक उनका ओपिनियन होता कि मे बी शी इज़ नॉट अ वेरी गुड अदाकार, तब तक भी ठीक हो जाता, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने लाइन कही थी कि अब ये इसकी ये उम्र है और वो ओल्डर है, उस पर ज़्यादा लोगों का रिएक्शन आया है। हाउ डू यू मोटिवेट विमेन कि इग्नोर द नंबर, एज को आप इग्नोर करें, किस तरह करती हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि एज एनीवेज इज़ अ रिगार्डलेस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ हाउ योर परफॉर्मेंस इन लाइफ इज़। तो हमारी औरतों को थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना होगा और एक दूसरे के साथ यूनाइट होना होगा। आई पर्सनली फील कि हमें एक दूसरे को अप्रूवल देनी होगी। जैसे हम इस नज़रिए को खुद एज अ वुमेन कैसे देखते हैं, 51% हमारे पास वुमेन हैं और उनका ओपिनियन डज़ मैटर। वो डिसाइड करती हैं कि मूवी कौन सी देखने जाना है, सीरियल कौन सा देखना है, शॉपिंग कहाँ से करनी है, और वो ये भी डिसाइड करती हैं कि फैमिली का पार्ट कौन बनेगा। मतलब दे हैव द डिसीजन मेकिंग पावर इन द फैमिली एज वेल एज इन द सोसाइटी। तो उनका अपना जो माइंड सेट है वो रियली मैटर्स इन टर्म्स कि अब ये टाइम है कि हमें थोड़ा सा ओपन अप होना चाहिए। ओपन अप होना चाहिए नॉट इन टर्म्स ऑफ कि जो ख़वातीन पहले काम नहीं करती थी आज उनकी बेटियाँ काम करती हैं या उनके रिलेटिव्स वुमेन आर वर्किंग ओवरऑल, बट जो माइंडसेट हमने पीछे रखा है कि ठीक है ये तो अप्रूव्ड है एंड इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग यू कैन ग्रो, बट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू एज एंड अप्रूविंग अ वुमन बेस्ड ऑन हर आई वुड से कैपेबिलिटी, उसको हम थोड़ा सा पीछे रख गए हैं। और ये मेरे ख्याल में बैलेंस नहीं है, बिकॉज इन अ सोसाइटी वेयर वी ग्रोइंग तो हमें हर चीज़ की अप्रूवल देनी चाहिए, हर चीज़ को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अनिला, हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपका नादिया हुसैन, आपने वक्त दिया। आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि हम ज़रा चूज़ करते हैं, हम ज़रा सेलेक्टिव होते हैं। हम सब मिल के मे बी एज एन हम सब नहीं, लेकिन वैसे जनरलाइज कह रहा हूँ कि हम सब मिल के बैठ के घरों में साइमा जी का कोई गाना देखते थे या उनको किसी फिल्म में हीरोइन आते हुए देखते थे तो मजाक उड़ाते थे कि इनकी उम्र देखो और ये अभी तक शान के साथ हीरोइन आ रही है। लेकिन माहिरा खान के बारे में किसी ने बात कर दी तो हमने एहतजाज शुरू कर दिया। हम उसके बारे में खुद बात, किसी और के बारे में खुद बात करते थे, हमें तकलीफ नहीं होती। लेकिन देखें, अभी हमारी बड़ी यस्टरईयर्स की अदाकारा होती थी अंजुमन, उन्होंने भी रिसेंटली उनकी शादी हुई है एंड रिमेंबर हमने उनको उनकी तस्वीरें भी चलाई हैं। मतलब है कि हम सब आवाम में एवरीबॉडी डिड क्वेश्चन के व्हाट इज हर एज के शी इज गेटिंग मैरिड। हमारे इतने ज्यादा लोग हैं जो 60 उम्र में आदमी शादी कर रहे हैं, आधी से आधी उम्र की लड़कियों से। कौन बोलता है उसको? हम आराम से एक्सेप्ट करते हैं, एडमिटेड कि हम एक्सेप्ट करते हैं। ऑफ कोर्स दिल में एक होता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। इट्स नॉट इट्स एन एक्सेप्टेड थिंग। औरत कर ले तो हम सवाल करते हैं थिंग्स नीड टू चेंज। है ना, वो क्लास देख के ना किया करें, सबके लिए एहतजाज किया करें। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम पाकिस्तान, एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है। पाकिस्तान खुसूसन कराची में रियासती सतह पर शहरियों को सहूलतों के फुकदान का मामला मायूस कुन है। पीने के पानी का मामला हो, कमी का इशू हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना हो, एक तवील फहरिस्त है। कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है और वफाकी सूबाई और शहरी हुकूमतों में रस्साकशी की वजह से इन मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और है। ऐसी सूरत हाल में आपको ये भी बता दें कि शहरी अपने ताईं आप अपनी शहरी जिम्मेदारी जो है वो निभा भी रहे हैं। और ऐसे में ही एक नाम है हामिद इस्माइल फाउंडेशन का। ये फलाही तंजीम कराची के कई इलाकों में काम कर रही है और ख़ुसूसन शहर की कच्ची बस्तियों में साफ पानी, सीवरेज, कचरे की सफाई, शजरकारी, तालीम और ख़वातीन की तरक्की के लिए खसूसी इक़दाम लेकर आ रही है। मैं तो कहती हूँ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी काम कर रही हैं वो लिटरली कम है, लेकिन जो काम कर रहे हैं हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि ये बड़ा ही मुश्किल काम भी है, बड़ा चैलेंजिंग काम है। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद इस्माइल फाउंडेशन के बानी जनाब हामिद इस्माइल हिमसेल्फ। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आपने वक्त दिया। हामिद साहब, आप खुसूसी तौर पर कराची की कच्ची बस्तियों में फलाह का काम कर रहे हैं, बहुत से सोशल वर्क के प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं। इन इलाकों में पीने के साफ पानी का बड़ा मसला है, तो आपकी इस तरफ भी तवज्जो है? इसके लिए भी आपने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है? पीने का पानी बहुत कम है कराची में और जो है भी वो गरीबों को नहीं मिलता है। उसकी तरफ
तवज्जो देना चाहिए। मैं दे रहा हूँ, लोगों को भी देना चाहिए। मैं इस पे पिछले कोई 2 महीने से काम कर रहा हूँ। अब तक तो एक आरओ प्लांट मैं लगा चुका हूँ, एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा चुका हूँ। ये मैं फोकस कर रहा हूँ शांति नगर के एरिया में, जो कि बिल्कुल कंप्लीट कच्ची आबादी है। वहाँ लोगों के पास आप समझे कि नहाने का पानी भी नहीं है, पीने के पानी तो दूर की बात है। तो उसके ऊपर शांति नगर में हम लोग ने फोकस रखा है अभी। वहाँ एक फिल्ट्रेशन और एक आरओ प्लांट, और इंशाल्लाह हम लोग अगले महीने नहीं तो 1.5 महीना लग जाएगा, मगर हम 4 आरओ लगाएंगे और 4 आरओ प्लांट पे रुकेंगे नहीं हम लोग का प्लान उससे बहुत आगे का है। हम लोग का प्लान 8 आरओ प्लांट पे लगाने का है। अगर 8 आरओ प्लांट से नहीं बनती है बात तो उसके आगे जाएंगे। वहाँ 1,25,000 लोग हैं। 1,25,000 लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, तो वो 1,25,000 लोगों को पीने का पानी का मैंने वादा किया है उनसे। उनको पास जाकर वहाँ मैंने जहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट मैंने एक रखा था उधर शांति नगर में, टू गेट पीपल ऑफ ड्रग्स एंड फोकस ऑन स्पोर्ट्स। तो मैंने वहाँ उनसे अपनी तकरीर में मैंने बोला था कि मैं पूरे 1,25,000 लोगों को पानी दूंगा। इंशाल्लाह इतने आरओ प्लांट लगा लेंगे हम लोग इन द नियर फ्यूचर कि हम लोग पूरे 1,25,000 लोगों को आरओ प्लांट पानी दे रहे होंगे। अच्छा, अब हामिद आप पीने की बात कर रहे हैं, पानी पीने की बात कर रहे हैं, आरओ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। मसले इतने हैं कि हम समझ नहीं आ रही कि आपसे किस तरह पूछें। और भी चीज़ों का पूछना चाहते हैं, जैसे कि पार्क्स हैं पाकिस्तान में भी। कराची में तो लिटरली कोई ऐसे पार्क्स ही नहीं है जहां आप बड़े सुकून से बच्चों को, फैमिली वगैरह साथ दरख्त बहुत कम है। हाँ, दे आर टेकन ओवर एग्जैक्टली। और दरख्तों की भी साथ ही बात कर लें कि दरख्त भी बड़े कम हैं, ग्रीनरी है नहीं, क्लाइमेटिक इतने मसले हो जाते हैं। तो इस तरफ भी आपकी कोई तवज्जो है? हम लोग ने पिछले कोई साल में 10,000 दरख्त लगा चुके हैं। हम लोग ने शुरू ही अपना काम दरख्तों से किया था। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विज़न था कि बिलियन ट्रीज़ लगाने हैं, उसी विज़न के साथ हम लोग ने भी लेकर चले थे कि हम लोग भी अपना काम पूरा करेंगे, हम लोग भी दरख्त लगाएंगे। हम लोग ने 10,000 दरख्त लगा चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग जहाँ हम जाएं, जहाँ जैसे शांति नगर का एरिया है, शांति नगर में हमने आरओ प्लांट लगाया, हमने वहाँ भी दरख्त लगाए। वहाँ फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, हमने वहाँ भी दरख्त लगाए। तो जहाँ हम जाते रहते वहाँ हम दरख्त लगाते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग ने एक 10 लाख दरख्त का वादा किया। 10 लाख दरख्त पूरे हम लोग करेंगे। हमें बताएंगे कि ख़वातीन के लिए भी आप लोग पर्टिकुलरली कुछ कर रहे हैं? शांति नगर में अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे जो ख़वातीन हैं वो घर पे बैठती हैं। अब अगर एक लिमिटेड पैसे हों एक वालिद साहब के, तो वो अपने बेटे को स्कूल भेजते हैं और बेटियों को नहीं भेजते, ज़्यादा मदरसे में भेज देती हैं। तो अब औरतें जो है वो घर में बैठी हैं और आप समझें कि जो हमारी 50% वर्कफोर्स घर पे बैठी हो तो आपका इकॉनमी कैसे चल सकती है। तो हम लोग ने इसी लिए एक वोकेशनल सेंटर का प्लान करा है। और एक नहीं, हमने काफ़ी वोकेशनल सेंटर का प्लान किया, मगर वो एक के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक वोकेशनल सेंटर प्लान हमने किया है। उसके अंदर हम लोग गली गली से हम लोग औरतों को हम लोग लेकर आएंगे, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे और उनको लेकर आएंगे, वहाँ इनको एक स्किल सिखाएंगे, ऐसा स्किल सिखाएंगे कि इनको गारंटीड नौकरी मिल जाए। और हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करें, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग बात कर रहे हैं कि वो जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो जो लोग रखते हैं वो हमारे से लोग रखें, हम स्किल सिखाएं लोगों को और उनको नौकरी दें। तो वो बड़ी कंपनी मान गई है, हमारी बात मान गई है, हमारे साथ काम करने के तैयार है। तो हम लोग वो औरतों को देंगे वो वोकेशनल सेंटर से। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हामिद इस्माइल। और आप जैसे और भी लोग हैं, बहुत से हैं वैसे, लेकिन मोर नीड टू कम अप एंड रियलाइज दीज थिंग्स। रियलाइजेशन होती है तो कुछ कर सकते हैं। ज़बरदस्त बात है। लग रहा है सुबह से हमने कोई सियासी बात की है। क्या सुबह से कोई सियासी बात की है? हमारी सारी बातों में थोड़ी सी सियासत होती है। यही सुनना चाह रहा था मैं, इसलिए जरा कुछ और सियासी बातें करते हैं। सेनेट इंतखाबात में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ
कोई एक्शन लेना है या नहीं? ऑपोजिशन जमातें कंफ्यूज्ड हैं जरा, वैसे इसमें कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, कुछ वाज़े ना किया जाना ऑपोजिशन इत्तेहाद को खतरे में डाल रहा है। और मौलाना फजल रहमान तवज्जो दें, हफ्ते के रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सब सियासी जमातों के कायदीन को अपने अरकान की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और मैं शक की बुनियाद पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता और किसी को पार्टी से नहीं निकाल सकता। तहकीकात के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मुझे पता है कि किसने और कौन सी जमातों ने और कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखने वालों ने सादिक सजरानी साहब को पहली बार वोट दिया। तो आप अब जमहूरियत के इंटरेस्ट में, मुत्तहिद अपोजिशन का इंटरेस्ट में हम आपस में ना लड़े। उन लोगों ने जिन्होंने धांधली की, उन हुकूमती लोगों ने जिन्होंने पे किया, खर्च किया, उन पे फोकस। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी तहकीकात का ऐलान कर चुके हैं। जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा आधे घंटे के अंदर उनकी निशानदेही करके हम आपस में बैठ के पूरी कौम को बताएंगे। अगले हफ्ते APC कॉल करेंगे। लेकिन जितने दिन अब तक गुजरे हैं उनमें तहकीकात की जानिब कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। सूरत हाल को देखते हुए मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को अलग अलग टेलीफोन करके जल्द मुलाकात पर इत्तफाक किया है और देखें अब इन मुलाकातों से क्या निकलता है। और इस पर हमें ज्वाइन किया है जनाब, बिल्कुल हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब ने। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, सेनेट में जिन लोगों ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है, इनकी पार्टी में शमूलियत या इनके मुस्तकबिल के बारे में क्या कहेंगे? बिलावल साहब खुलकर ये क्यों नहीं बता रहे कि अगर इन लोगों की निशानदेही हो जाती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई जाहिर है फिर आसान हो जाएगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए? देखिए, ये बिलावल साहब ने जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बड़ा वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि बिल्कुल हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दो बातें कही हैं, एक तो उनके खिलाफ तहकीकात होंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत अच्छी कमेटी बनाई, वो तहकीकात करेगी। और दूसरी बात कि उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। कल उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं अगर कोई मेरी पार्टी से किसी ने किया है, और इसीलिए उन्होंने रजाकाराना तौर पर उन्होंने सबने इस्तीफे दे दिए और वो इस्तीफे कबूल होंगे, उनको निकाला जाएगा, बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ मुहिम का पहला टास्क चेयरमैन सेनेट की तब्दीली था, जो कि ऑब्वियसली ना हो सका। मौलाना फजल रहमान इस पूरी मुहिम के सबसे मुतहरिक रहनुमा हैं, वो क्यों खामोश हैं अभी? क्या आप लोगों का उनसे कोई राब्ता हुआ? बिलावल साहब की टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है, वो बिल्कुल खामोश नहीं है। सभी पार्टियां अपना अपना देख रही हैं कि कहाँ पे ये हुआ, लेकिन सवाल ये है कि जो करने वाले हैं उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। जिन्होंने ये सारा गंद किया, जिन्होंने ये सारी ज्यादती की, तबाह किया, अब सेनेट से लेकर एक काउंसलर से लेकर सेनेट तक कोई बैलेट बॉक्स की सैंक्टिटी नहीं रहेगी, कोई तकद्दस नहीं रह गया। सो उन्होंने एक तरफ ये किया है, दूसरी तरफ उनकी अफवाह साज फैक्ट्रियों ने अफवाहें फैलाई हैं ताकि अपोजिशन के दरमियान दरारें पड़े। तो उस पर सभी पार्टियों ने कल कह दिया, शहबाज शरीफ साहब ने भी, पीपल्स पार्टी ने, सब अपने कारकुनों को, सब अपने कायदीन को कि इस पर खामोशी इख्तियार करें। तो कल के बाद खामोशी है। आने वाले दिनों में जब ये मीटिंग होने जा रही है रैबर कमेटी की, तो उसमें ये इशू सामने आएगा। साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम लग रहे हैं और मुस्लिम लीग नून वाले पीपल्स पार्टी की जानिब शक की निगाह से देख रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में ज़ाहिर है दरारें आ रही हैं, कोई इसे संभाल क्यों नहीं लेता? देखिए, ये एक अलग-अलग पार्टियां हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग पार्टी है, नून लीग अलग पार्टी है, हम एक अलायंस में हैं। तो इस पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल ये अलायंस जो है ये आगे बढ़े, जो इश्यूज हैं उन पे रहे। तो इसी वास्ते शायद हम कल से चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई लेकिन फिर बेहतर होना शुरू हो गई। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा इत्तेहाद किस तरह से आगे बढ़ता है और ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, चलें, इन रेट्रोस्पेक्ट अब ये जो कुछ हुआ है और इससे शायद ऑपोजिशन बचा कर निकल ही आए, तो आगे क्या सोचा है, क्या करना है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? अब हुकूमत को किस तरफ टफ टाइम देंगे? देखिए, ये बचा के निकलने का इशू नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सीरियस इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए सभी चीज़ों की, और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ये 54 हक में आए हैं तो ये तोड़ गया, तो इस पे भी होना चाहिए कि किस लेवल पे
ये धांधली की गई है, और जिन्होंने धांधली की है उनके खिलाफ बात होना बंद हो गई है, वो वापस होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये है कि ये हम अलहदा पार्टियां हैं, अपने अपने मंशूर है, अपना अपना एजेंडा है, लेकिन कुछ इश्यूज पे हम इकट्ठे हैं। उस पर रैबर कमेटी इस हफ्ते में मिल रही है, तो आने वाले दिनों में रैबर कमेटी कुछ चीज़ें सजेस्ट करेगी और फिर उसके बाद APC दोबारा हो सकती है, जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज दोबारा डिस्कस होंगे और आगे बढ़ने दोबारा तय की। अच्छा, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। बिल्कुल जी, डॉक्टर शौकत अली ने हमें ज्वाइन किया, प्रिंसिपल डाउ कॉलेज बायोटेक्नोलॉजी और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, अब एक तो तरह तासुर आप जरा ठीक कर लें, मिसकंसेप्शन है पागल कुत्ते ने सिर्फ पागल कुत्ते के काटने से ही रेबीज़ होता है और सिर्फ कुत्ते के काटने से ही रेबीज़ होता है, यही सही बात है? जी, सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होता। ये जो रेबीज़ है इसमें बहुत सारे मेमल्स ऐसे हैं जो इस वायरस को होल्ड करते हैं। असल में जिसे हम पागल कुत्ता कहते हैं, तो पागल कुत्ते से मुराद वो कुत्ता है जो इन्फेक्टेड है रेबीज़ वायरस से। उसको ऑलरेडी रेबीज़ वायरस, उसको रेबीज़ वायरस उसके सलाइवा में मौजूद है। जब वो काटता है तो वो उसको जो है वो ट्रांसमिट करता है ह्यूमन पे। तो इस तरह और भी बहुत सारे जानवर हैं, मगर स्टैट्स के हिसाब से जो डॉग है वो 99% केसेस में जो है वो डॉग बाइट्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब हम ये कैसे पता लगे कि भाई ये पागल कुत्ता है या ये नॉन पागल कुत्ता है, ये नॉर्मल कुत्ता है? गली में जो स्ट्रे डॉग है उसको आप इसी तरह तसव्वुर करें कि वो इन्फेक्टेड ही है? जी, असल में रेबीज़ ऐसी बीमारी है जब इसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं, उनमें से एक अलामत जो है ना वो ये है कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है, यानी बहुत ज़्यादा थूक निकलना और एग्रेसिव बिहेवियर। तो अगर हम जी इंसानों में भी यही होता है, जब इंसानों में बीमारी ट्रांसमिट होती है तो वहाँ पे भी ये अलामत होती हैं। तो कुत्ते भी जो जिनको पागल कुत्ते कहते हैं वो एग्रेसिव होते हैं असल में। तो हमारे यहाँ असल में लोग जो है ना वो डॉग बिहेवियर से जो है वो इतने अवेयर नहीं है। तो लोगों को अवेयरनेस देना कि वो किस तरह आइडेंटिफाई करें कि ये जो है ये पोटेंशियली ये डॉग ऐसा हो सकता है जिसके काटने से रेबीज हो सकती है। इंसानों के लिए भी है, कुत्तों के लिए भी है? जी, दोनों के लिए, जानवरों के लिए भी मौजूद है, इंसानों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। तो अभी हम जाहिर है हम तो इतने एडवांस हुए नहीं है कि कुत्तों को वैक्सीन कराते फिरें सड़कों पर। हम इंसानों की वैक्सीन की बात कर लेते हैं। क्या कोई भी नॉर्मल इंसान जिसका कुत्तों का जरा ज्यादा एक्सपोजर है या जिसके इलाके में ज्यादा कुत्ते हैं वो अपने बच्चों को लगवा सकते हैं वैक्सीन? जी, असल में ये लगवाई तो जा सकती है। दुनिया में रिकमेंडेड है हाई रिस्क पीपल, ऐसे लोग जो ऐसी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे रेबीज से काम कर रहे हो, या ऐसे लोग जो जोलॉजिकल गार्डन में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जो एनिमल कीपिंग करते हैं, उनके लिए है रिकमेंडेड है। अच्छा, हर उसको इसलिए इंडिविजुअल को इसलिए नहीं कराई जा सकती पाकिस्तान में तो क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, तो हम वी कांट अफोर्ड। अगर इसका एक जो है वो कोर्स वेरी एक्सपेंसिव, रेबीज़ वैक्सीन बहुत एक्सपेंसिव है, तो हर किसी को नहीं करवाई जा सकती। व्हाट वी कुड डू, मेरे ख्याल से वो सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों को चाहे डॉग बिहेवियर के बारे में। और ये जो आवारा कुत्ते हैं, ज़ाहिर है अब तो ये दौर नहीं है कि जो है ना आप कुत्तों को इस तरह तल्फ कर दें। सो मे बी हम डॉग्स को स्क्रीन करें और जो है ना मतलब जो म्यूनसिपल कमेटी है जो पहले जो है ना वो कुत्ता मार मुहिम शुरू करते थे, अब तो क्योंकि एनिमल एक्टिविस्ट का ज़माना है तो यू कांट जस्ट डू इट। सो मे बी दे कैन बेस्ड ऑन देयर आर टेस्ट अवेलेबल जिनकी बेसिस पे उनको स्क्रीन किया जा सकता है। तो जो ऐसे कुत्ते हैं तो उनके लिए तो दुनिया भर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी यही कि उनको यूथनाइज किया जाए, यानी एक प्रोटोकॉल के ज़रिए उनको तल्फ किया जाए। तो मेरे ख्याल से कि पोटेंशली हम ये कर सकते हैं कि जो अपनी म्यूनसिपल कमेटी है कि उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें, उनको ये डॉग बिहेवियर पे एजुकेट करें और उसकी बेसिस पर वो स्क्रीन करें, और अगर जो पोटेंशली जो डॉग्स मौजूद हैं उनको स्क्रीन करें, और अगर उनमें से ऐसे कुत्ते पाए जाएं जो इनके अंदर ये रेबीज़ वायरस मौजूद है तो फिर उनको तल्फ किया जाए। बिल्कुल, मैं यहाँ थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि जो मसले हैं ना, आवारा कुत्ता, पागल कुत्ता या गली में स्ट्रे डॉग्स वगैरह आपके घर के इर्द गिर्द हो, ये हमारे ही परहैप्स मसले हैं, बिकॉज इन द डेवलपिंग नेशंस वो कुत्तों को लेके फिर वो शेल्टर होम्स में डालते हैं और सारा उनका एग्जैक्टली सिस्टम बना होता है। लेकिन गली में अगर स्ट्रे कुत्ते हैं, बिल्लियों से भी रेबीज हो सकती है? जी, मैमल्स जो होते हैं वो मैमल्स कीप करते हैं, बिल्लियों से भी होता है, और हमारे यहाँ भी लोग जो पेट्स रखते हैं उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है। तो ये बड़ी अच्छी आपने इसकी बात कर ली कि मिसकंसेप्शन हम इधर ही क्लियर कर लें, कुत्ते से रेबीज एसोसिएटेड है और किसी चीज से हमारे यहाँ तो कुत्ते से ज्यादा इसकी, क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ केस में वही इन्वॉल्व होता है, मगर दूसरे मैमल्स भी इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल, उसकी स्टैट्स कम है लेकिन अवेलेबल हैं। जिस आवारा कुत्ते को आप देखो ज्यादातर उनमें रेबीज ऑलरेडी होता है।
यू कांट से दैट अनटिल एंड अनलेस यू हैव टेस्टेड इट। सो हमारे यहाँ कभी हमने देखा ना गली के बच्चे कुत्ते पे रस्सी बांध के उसको अपना पेट बना लेते हैं, उसको अपना पेट बना लेते हैं, आवारा कुत्ता होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके अंदर रेबीज वायरस मौजूद हो। तो रेबीज वायरस जिन कुत्तों में होता है तो उनका बिहेवियर ही बिल्कुल अलग होता है, वो बहुत एग्रेसिव होता है। हो गया रेबीज किसी इंसान को, कुत्ते का काटा, वो जो हम बचपन में सुनते थे, बचपन से सुनते हैं 14 टीके, तो अभी 14 ही है या नहीं? अभी उसके रेजिमेंट जो है वो चेंज हो गया है, तो अभी जो है ना वो इस तरह का है कि सबसे पहले तो हमें ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि जब ये रेबीज डॉग काट ले किसी को, या कुत्ता भी काट ले, क्योंकि पोटेंशियली इस डिजीज़ के साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एसोसिएटेड है वो ये कि अलामात ज़ाहिर होते ही ये जानलेवा बीमारी है। अगर अलामात ज़ाहिर हो गई तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, ऑलमोस्ट ऑल केसेस में जो है वो जानलेवा साबित होता है। तो ज़रूरी है कि अगर कुत्ते ने काट लिया है तो अलामात ज़ाहिर होने का वेट ना किया जाए, फ़ौरन जो है वो एक तो उस पेशेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे भी डॉग बाइट हुआ है वहाँ पे 15 मिनट तक, WHO की गाइडलाइन ये कहती है कि 15 मिनट तक पानी, डिटर्जेंट, सोप के साथ उसको विगरसली वॉश किया जाए, सो दैट जो नंबर ऑफ वायरसेस जो ट्रांसमिट हुए हैं उनको आप जितना रिड्यूस कर सकते हैं कर लें। फिर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कि किस जगह काटा है, वो कितना डिस्टेंट है दिमाग से, क्योंकि ये दिमाग की बीमारी कॉज करता है। डॉक्टर साहब सॉरी हमारे पास इतना ही टाइम है, लेकिन बड़ी अच्छी है, आपने इंपॉर्टेंट बातें कर दी हैं कि इसको इंतजार ना कीजिएगा कि अभी शायद कुछ हो, शायद ये पागल कुत्ता नहीं था, ऑलरेडी टेक आप मेडिकेशन और मेडिकल हेल्प जरूर लें और साफ करते रहें अपने अच्छी तरह धोएं और उसके बाद डॉक्टर के भागें। मकबूजा वादी से बहुत ही अजीब सूरत हाल की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन कश्मीर की फिर बात करेंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में कश्मीर को जो खुसूसी स्टेटस हासिल है भारतीय आइन में आर्टिकल 370 और 35A के तहत इसे खत्म करने की तजवीज़ पेश कर दी है। बहुत हौलनाक असरात हो सकते हैं, खत्ते के अमन को दाव पर लगाने की साजिश है भारत की तरफ से की गई है। हम आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। ओवर टू जियो न्यूज़।